नमस्कार साथियों, मैं गौरव त्रिपाठी एसएससी सीजीएल 2022 सिलेक्टेड। अभी गोपाल सर के साथ मेरा एक इंटरव्यू हुआ है जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही मेरा गोपाल सर और करियर की टीम से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर किसी प्रकार का स्ट्राइक ना लगाएं। तो ये वीडियो सिर्फ एक मेमोरी के लिए यूट्यूब पर रखी जा रही है। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम दो दोस्तों से मिलने वाले हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और ये अपनी पोस्ट के बारे में हमें बताएंगे और इनकी जो सक्सेस स्टोरी उसके पीछे क्या क्या अच्छा है क्या। और आप मेरी मुस्कुराहट को देख के समझ रहे हैं ये दोनों एक नंबर के शैतान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, मेरा नाम दिव्य है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ सर। और बीसीसी जेल में मेरे को एएसओ सीएसएस पोस्ट मिली और सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर। कितने साल में निपटा दिया मामला? सर 1-1.5 साल की मेहनत थी। 1-1.5 साल की मेहनत? यस सर। सर थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये पेट्रोल तुम्हारे अंदर किसने डाला बे? मतलब सर मेरे भैया लगते हैं, मतलब मौसी जी के बेटे, उन्होंने वो सिलेक्टेड थे और भैया भाभी दोनों सिलेक्टेड थे ना, तो सर उनके थोड़ा भैया इंस्पिरेशन। भाभी किससे पढ़े थे? पहले उनसे पूछना पड़ा। सर वो तो काफी पहले की सिलेक्टेड है, तो 2009-10 की सिलेक्टेड है सर। अच्छा, 2010। ओके ओके, तो बुजुर्ग हो गए। तो सर वो सिलेक्टेड थे, तो उनसे उनसे इंस्पिरेशन मिला। बाकी सर मतलब मेरे पापा का भी थोड़ा ड्रीम था कि गवर्नमेंट जॉब का, तो सर उसी वही मोटिवेशन था सर। That's great। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं बेटा। सर मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है और मैं 2022 में पीए से सिलेक्ट हुआ हूँ और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। और बस ये वो था। जो पहले 2 अटेम्प्ट रह गए उनका कारण मुझे वो सर मैंने उस टाइम सीरियस था ही नहीं एक्चुअली में। और इस बार भी मेरे को ये प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा भी फरवरी में एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे हाथ में मेरा प्लास्टर था। तो फिर मतलब माइंड में ये था कि एग्ज़ाम देना ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अब 20 मार्च से पहले आपको प्लास्टर काटना नहीं है। मेरी उंगली फ्रैक्चर थी। तो जब 2 मार्च को फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ तो मुझे मैंने यूट्यूब पर देखा कि बच्चे जो है कह रहे हैं पेपर तो ईजी आ रहा है। तो रात को मैंने जो फिर अपना प्लास्टर खुद ही काट दिया। यार। और बस 1 महीने तक दिमाग में था कि एग्ज़ाम देना नहीं है। फिर अचानक मैंने खुद प्लास्टर काटा और 3 दिन पढ़ाई करी, जिस वजह से थोड़ा सा हो गया। लेकिन हाँ, खुशी है कि चलो एक कुछ तो मिला। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था बच्चों, तो 7th स्टैंडर्ड में एक वो खेल चला था, शायद आपको याद हो। वो ऐसे करते थे, वो फिरकी जी उड़ती थी। मतलब वो चीज चली थी। 19 के हो आप ना, तो हाँ। उस टाइम के शौक है ये। तो शौक नहीं, मेरी बात सुनो, बड़ी गजब की बात है। जी जी। तो हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, वो उसको उड़ा रहा था। अब वो उड़कर हमारे एक रूम के ऊपर गिर गई। मतलब 1 मंजिल मकान भी था हमारा, तो उसके ऊपर गिर गई। अब उसके ना मतलब जीना या सीढ़ी नहीं थी, तो किसी तरह मैं चढ़ गया और उसको जैसे उठाने लगा ना, और जैसे मैं खड़ा हुआ, मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा, मैं ऊपर से आया नीचे, मेरा दाएं हाथ फ्रैक्चर हो गया। और मेरे भाई, वो बात थी जनवरी की। जनवरी, एक्सट्रीम सर्दी, और पापा रात को मुझे हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ इंदौरा हॉस्पिटल है, ठीक है। तो उसमें लेके गए, खींचतान के उसको कराया। और आप ये सोच लो कि फरवरी में हमारे पेपर थे। 7th स्टैंडर्ड का मैं स्टूडेंट। तो दाएं हाथ से लिखना, अब मेरे को टीचर्स ने कहा कि बेटे या तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, फेल हो गए, या फिर देख लो। ग्रेस मार्क्स का सिस्टम नहीं था। देन आई स्टार्टेड माई पेपर विद लेफ्ट हैंड। मैंने प्रैक्टिस की, लेफ्ट हैंड से पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। तो भगवान ने इज्जत रखी, मैं पास। मतलब बहुत स्ट्रगल है इसमें तो। अगर आप पूरा पैटर्न ही चेंज कर रहे हो आप तो। ये चीज मुझे याद आई कि मेरे हाथ में भी निशान है, आप देख सकते हैं। तो और मतलब ये चैलेंज था उस समय मेरे लिए। वही था, एक्सीडेंट था तो 1 महीने तक पढ़ाई करी ही नहीं, क्योंकि दिमाग में था एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। और फिर भी हालांकि लिखते तो राइट हैंड से है, लेकिन टाइपिंग कंपलसरी थी इस बार। और प्लास्टर के साथ टाइपिंग करना तो पॉसिबल है ही नहीं। चैलेंज। तो ये चैलेंज था, तो मतलब दिमाग में था कि स्किप करना ही है, नेक्स्ट टाइम 2023 में देखेंगे। लेकिन वही जब मेरा एग्जाम था 7 मार्च को, तो 2 मार्च को जब मैंने रात को 2 बजे वीडियो देखी, मैंने कहा पेपर तो ईजी आ रहा है। तो मैंने खुद ही अपना एक चाकू लिया, धीरे धीरे उसको 2.5 घंटा लगा मुझे काटने में। तो सुबह सब मम्मी पापा ने डांट लगाई कि ये क्या किया, जिंदगी खराब हो जाएगी एग्जाम के चक्कर में। लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं। तो टाइपिंग में मैंने क्या 9 उंगली से करी है, लेकिन इजीली हो गया। लवली यार, मैं भावुक हूँ इस बच्चे की बात सुनकर, क्योंकि मुझे याद है वो मेरा दौर था कि मैं जबरदस्ती पेन फंसाकर लिखने की करता था कोशिश, और इस वाली हड्डी पे जोर पड़ता था, बड़ा मुश्किल होता था वो चीज। तो 2 अटेम्प्ट्स आपके? जी सर, दो बार मैंने डीवी दिया है। डीवी अच्छा, से डीवी भी? हाँ सर, डीवी तक पहुंचा हूँ मैं। 2 बार डीवी दिया, इसमें 22 में जो है पोस्ट मिली है। तो आपकी पोस्ट कौन सी है? सर पीए, पोस्ट असिस्टेंट। ओके, और आपकी है? मेरी एएसओ सीएसएस। यही पोस्ट क्यों यार?
सर हमें तो मिली है, और इनकी तो इनका परिश्रम अलग है। एक बार इनको लपेटते थोड़ा सा, यही पोस्ट क्यों भाई? सर जैसे मैं सर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो सर मतलब जैसे होम टाउन के था, मेरे पे एक चांस था कि दिल्ली का, कि मैं दिल्ली में रहने का मतलब एक तरीके से अपने को थोड़ा फायदा दिला सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली में पोस्टिंग रहती है, तो फिर वो लाइफ टाइम दिल्ली में रहेगा, तो स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा मैंने एएसओ सीएसएस को प्रेफरेंस दिया। इस बातचीत के पीछे परिवार का भी एक रोल होता है, मतलब मम्मी पापा भाई बहन क्या करते हैं? सर मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते हैं सर, और मेरी मदर भी एनजीओ में काम करती है सर। और सर मेरा ब्रदर है, वो सर फर्स्ट ईयर कॉलेज में, किरोड़ीमल कॉलेज। वही उसको बोलो तैयारी करे भाई। यस सर, यस सर। हाँ, 15 मई का बैच आया है, ज्वाइन कराओ भाई। बिल्कुल सर। नहीं, साथ साथ ग्रेजुएशन की होता है ना, सीएचएसएल अगर निकल गया, एमटीएस अगर लेवल पे मेहनत कर गया बच्चा, तो ग्रेजुएशन होते होते तो वो बहुत दूर निकल जाएगा। और तो बाकी तो सर यही है, बाकी सर मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बाकी सर ताऊ जी है, ताई जी है, और बस यही है सर। तो उनका बड़ा अच्छा रोल रहा लाइफ सर सबका मतलब सर कभी कभार सर सबका टाइम आता है कि प्रॉब्लम बहुत होता है, तो मतलब ऐसा मेरे को भी था, लगा था कि अब तो होने वाला, मॉक में बहुत कम कभी कभार मार्क्स आते थे, कभी कभार तो ऐसा था कि मतलब 3 डिजिट में मार्क्स ही नहीं आया, 2 डिजिट मार्क्स आया, तो उस टाइम बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन मेरे घर वालों को मेरे पे विश्वास था कि ये मतलब कर लेगा, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सर तैयारी का लेवल चल रहा था तो अच्छा ही चल रहा था। घर वाले काफ़ी सपोर्टिव थे, मतलब जैसे मतलब मेरी मदर तो सर मेरे से काम भी नहीं करवाती थी, मेरे छोटे भाई से काम कराती थी। जैसे कोई बाहर का सामान है तो मतलब जैसे जब मेंस चल रहा था, तो मेरी मदर ने बोला था कि इसको रहने दे, तू कर ले, वो बाद में वो कर लेगा, बाद में जब तेरा एग्जाम होगा। तो मतलब फैमिली का तो सर सपोर्ट मतलब बिल्कुल टॉप पे ही सपोर्ट है सर। तो आपकी फैमिली का क्या रोल, थोड़ा सा बताएं। सर मैं फिलहाल तो अभी मिडिल क्लास में हूँ, लेकिन अभी हम कुछ साल पहले अभी लोअर सब मिडिल क्लास से, लोअर से भी नीचे थे हम लोग। ठीक है, तो अब मैं भी एक टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ। अरे 10 साल मैंने भी किया है, टेक्निकल स्टूडेंट में पढ़ाया है। वेरी गुड। मेरा कोचिंग था त्रिपाठी इंजीनियरिंग अकेडमी के नाम से, गूगल पे मिल जाएगा। तो उसमें मैंने 10 साल पढ़ाया है। लेकिन जब ये 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे, तो उसमें जो है 20 दिन कर्फ्यू रहा वहाँ पर, तो उसकी वजह से बहुत लॉस हो गया था। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो 1.5 साल तो लगभग मैंने एकदम खाली बैठा, कोचिंग स्टार्टअप हो ही नहीं पाया। तो फिर सारे का सारा जो ऐसा श्रेय जो है मेरे बड़े भैया को जाता है। उन्होंने मेरे पीछे बहुत स्ट्रगल किया है, और उन्होंने मुझे एकदम फ्री छोड़ दिया कि आपको जो करना हो करो, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे भैया और भाभी इन दोनों का बहुत योगदान है। माता पिता का मेरा आशीर्वाद है, और आपका तो योगदान सर। भाई मैं तो कुछ नहीं सर, आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सर देखिए हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं ना, हमारी मैथ्स तो अच्छी होती है, लेकिन इंग्लिश तो जैसे आप देखते हैं सर, गगन प्रताप सर, ठीक है, उनसे हमने मैथ ली है और आपसे इंग्लिश ली है, तो बहुत योगदान मिला, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और जीएस तो आप जानते ही हैं कि 10 साल मैंने जब मैथ्स में कैलकुलस पढ़ाई है और इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, तो इंग्लिश उसमें होता नहीं है। तो इसलिए टेक्निकल लाइन से यहाँ पर आना बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये चीज सोचते हैं कि सर हम ह्यूमैनिटीज से हैं, आर्ट से हैं, सर हम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नादानी से या मासूमियत से पूछ लेते हैं, सर क्या मैं पहली बार में सीजीएल क्रैक कर सकता हूँ? सर क्या मैं पहली बार में? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई खास इस बात को लेकर टेंडेंसी या स्ट्रेटेजी? सर उसके बस का मोटिवेशन होना चाहिए कि मतलब आपको, और फिर यार एक डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए आप लोगों की जैसे। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी इंग्लिश से को डरते थे। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे 50 में से, जब स्टैम्प 200 नंबर होता था जो, तो 50 में से सिर्फ 5 या 7 नंबर आते थे इंग्लिश में। बहुत इंग्लिश खराब थी, क्योंकि हम लोग की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स सब कोर्स सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन हम वहां से नॉन टेक, टेक्निकल से नॉन टेक में स्विच किया जब हमने, सब कुछ नया था। तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर एक मेरे स्टूडेंट था, उन्होंने बताया कि गोपाल सर हैं, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर गगन प्रताप सर हैं, तो इन लोगों बस आपसे जुड़ने के बाद जो है, फिर इतना फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और डीवी तक आया। लेकिन डीवी में मेरा जो प्रॉब्लम हो गई थी, एक मेरा जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है उसमें पापा का नाम मिस्टेक हो गई थी, तो उन्होंने उसको बोला कि आप इसका एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो, फिर अब नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करेंगे। इतना बड़ा सेक्रीफाइस? हाँ, फिर मैंने 21 में दोबारा दिया। 21 के मेंस में मैं सिर्फ 1.5 नंबर से रह गया, मतलब सॉरी आपका डीवी में 1.5 नंबर से रह गया। डीवी में किस में दिया मैंने 22 में, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो उस वजह से मेरे को पीए मिली है। अब 23 में ट्राई करेंगे, फिर आपसे मिलने आएंगे। ये बच्चा ज्यादा मोटिवेट करेगा। लाइफ में चैलेंजेस इतने ज्यादा आते हैं, लेकिन जैसे मैं कई बार, मतलब कई सारी मेरी क्लास की रील्स भी आउट हो जाती हैं कि ये चैलेंजेस ही हैं जो आपको पॉजिटिव रहना सिखाती हैं। चैलेंजेस को, बात ये भी सर, मैंने 10 साल कोचिंग की है
और उसकी इनकम भी ऐसी थी कि हाँ बताने लायक नहीं है, ठीक है। तो अचानक से वहाँ से जीरो पे आ जाना और 3 साल तक, फिर तो अगर भैया का सपोर्ट ना हो तो आदमी फिर फ्रस्ट्रेट हो जाए। लेकिन उन्होंने मुझे कभी हमेशा पॉजिटिव रखा कि आपको जो करना हो करो, सीजीएल देना जो भी देना हो, तो फुल सपोर्ट है। कभी भी ये मत सोचना कि आप फाइनेंशियली वीक रहोगे, अभी नहीं, लाइफ टाइम तक। उन्होंने बोला कि लाइफ टाइम आपके लिए मैं कवर रखूँगा। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो मेरे भैया और भाभी का स्ट्रगल दोनों का बहुत ज़्यादा है, और मम्मी पापा का आशीर्वाद तो हमेशा रहता ही है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि मतलब फैमिली का सपोर्ट, और जी सर बहुत जब बड़ा। दुनिया विश्वास नहीं करती, कोई एक इंसान आप पर विश्वास करे जी सर। कि तुम कर सकते हो। देखो आप पर टीचर विश्वास करता है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि टीचर की नजरों में सारे बच्चे हैं और उनमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं। तो जो नहीं सेलेक्ट होते हैं, मैं तो उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक बार मुझसे आके मिलें। मैं उनके फेल होने के कारण भी जानना चाहूंगा और उनमें मैं क्या कर सकता हूँ ये भी मैं जानना चाहूंगा। मेरी आज के डिस्कशन में आखिरी पॉइंट होगा कि मेरे लिए क्या फीडबैक्स हैं इन दोनों बच्चों की, तो वो भी मैं जानना चाहूंगा। तो अब थोड़ा सा सवाल ये पूछता हूँ, बेटा आपने अपने पेपर दिए हैं, तो सेक्शनल्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर और टाइपिंग। इन सभी के सभी एरियाज में कैसे तैयारी किया, क्या स्ट्रेटेजी बनाकर? सर जैसे पहले तो सर डिसाइड नहीं था कि टाइपिंग भी इंक्लूड होगा। तो सर जैसे मेरी तैयारी स्टार्ट हुई थी सर अगस्त 2021 से मेरी तैयारी स्टार्ट हुई थी। पहले मैं सर था, लेकिन मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, लेकिन सर मेरा मैथ्स था ऐसा कि जैसे हर क्वेश्चन में जैसे लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, तो उसमें मैं कंपटीशन को नहीं कर पाता क्लियर, क्योंकि सर मेरा हर चीज़ में वो बेसिक लग जाता था। तो सर मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम सर लॉकडाउन लगा हुआ था। तो सर सबसे पहले मैंने सर गगन सर को देखा, फिर सर उनका मैंने मैथ्स का बैच परचेज किया, फिर सर गगन सर के थ्रू मैंने आपको देखा, फिर मैंने सर आपका इंग्लिश का बैच परचेज किया। तो सर सबसे पहले मैंने यही दो स्ट्रेटेजी अपनाई, क्योंकि सर उस टाइम जीके और नोट्स कैसे बनाते हैं? सर नोट्स बिल्कुल सर आपकी क्लास देखती है, हैंड रिटन नोट्स बनाता था सर अपने हाथों से? यस सर। सर नोट्स में मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना मैथ्स के ना इंग्लिश के। मैथ्स के और सर इंग्लिश के नोट्स अभी भी मेरे पे मतलब सर नोट्स को मैंने इतनी बार रिवाइज ये किया है। इन दोनों बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो नोट्स बनाए हैं यस सर। उन नोट्स की पीडीएफ यस सर, बनाकर, बिल्कुल, मेरा definitely, नंबर आपके पास यस है, सर, डेफिनेटली पर्सनल नंबर, आप मुझे भेजना, मैं उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा ताकि आपके नोट्स बहुत सारे बच्चे पढ़ सकें, उनका एक परसेप्शन अच्छा हो सके। डेफिनेटली सर। फिर उस टाइम सर मेंस में जीएस इंक्लूड नहीं था, तो जीएस में मैंने कहा था कि जीएस करूंगा, लेकिन अभी मैंने जीएस की स्ट्रेटेजी उस टाइम नहीं किया था। पहले मैं इंग्लिश और मैथ्स पे और रीजनिंग पे फोकस कर रहा था, लेकिन फिर जैसे ही सर जब चेंज हुआ तो फिर जीएस और जीके, क्योंकि सर मैं कॉमर्स विद मैथ्स बैकग्राउंड से, मेरा जीके और जीएस बहुत ही लो है बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब सर मेंस में इंक्लूड हुआ, तो फिर सर मैंने जीके और जीएस में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, कि सर मैथ्स और इंग्लिश में मेरा पहले ठीक हो गया था सर, थैंक्स टू यू। अरे शुक्रिया, आज भगवान का आपके परिवार का बेटा। तो पहले सर मैथ्स जीके और इंग्लिश मेरा पहले ठीक हो गया था। फिर उसके बाद जीके जीएस में मैंने रिगुलसली पूरा मेहनत किया जीके जीएस पे, और जीके जीएस के नोट्स। जीके जीएस को कितना टाइम दिया आपने? सर जीके जीएस पे सर जब, क्योंकि डेली मैं 2 से ढाई घंटा जीके जीएस देता था, क्योंकि सर मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग पहले हो गई थी। कभी कभार 3-4 घंटे भी चले जाते थे। पहले तो सर क्लास देखने में टाइम चले जाते थे, फिर नोट्स बनाने में, फिर उसको सर फिर से रिवाइज करने में। तो जीके जीएस में सर थोड़ा ज़्यादा ही लगता था मेरा, मतलब कभी कभार मुझे भी लगता था कि मैं जीके जीएस को ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर सर वो सब रिक्वायर्ड था सर, क्योंकि जीके जीएस का लेवल थोड़ा मेरे को मुश्किल लगता था जीके जीएस पे। अच्छा, पेपर का लेवल क्या आता था मतलब आपके हिसाब से? पेपर का लेवल सर मॉडरेट था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था सर, मॉडरेट लेवल था बिल्कुल। मतलब प्रीवियस ईयर मैटर करता है या बिल्कुल सर, 100% प्रीवियस ईयर डेफिनेटली मैटर करता है। मतलब प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट, ये दो मेरा मतलब सबसे ज़्यादा प्राइम था, कि ये दोनों में मेरे को बिल्कुल कमांड बनाना अपना। तो जो हमारे प्रैक्टिस बैचेस वगैरह आपने देखे हैं, उनसे किसी फायदा मिलता है? सर प्रैक्टिस बैच में सर पहले मैंने आपको प्री और मेंस जो दोनों का था ना, स्पेशल इंग्लिश मैंने वो लिया था। मेरे को सर फिर प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सर उसी में मेरे को आपने जो सेंटेंस लिखवाते थे आप सारे के सारे, मैं वही करता था। तो वो मेरे को बहुत मोर देन इनफ था सर मेरे लिए। बाकी सर प्रैक्टिस बैच मेरे को लगा था कि लेना चाहिए था, लेकिन फिर सर प्री और मेंस एकदम से आ गया था तो मेरे को, लेकिन सर प्रैक्टिस अगर मैं लेता तो मेरे इंग्लिश में और अच्छे मार्क्स आते। कोई बात नहीं, ये भी आपकी रैंक बहुत अच्छी है। और तो एक बार स्ट्रेटेजी गौरव से पूछते हैं, बेटा आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर स्ट्रेटजी देखो, मैथ्स तो हमारी अच्छी शुरू से अच्छी थी, क्योंकि 10 साल मैंने मैथ पढ़ाया है। बस थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट जैसे CISI हो गया, प्रॉफिट लॉस, ये टेक्निकल में नहीं होते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अर्थमेटिक पूरी हो गई, तो वो तो हमारे में होती है और स्ट्रॉन्ग थी मेरी। तो इसके लिए मैंने गगन सर का सहारा लिया, स्पेशली के लिए ज्योमेट्री के लिए, कि ज्योमेट्री गगन सर की बहुत अच्छी है, और नंबर सिस्टम बहुत मेहनत तो करते ये दो तीन जो टॉपिक्स थे ना गगन सर से मैंने कवर किए हैं, उनका बैच लेके स्पेशल। तो हालांकि मुझे ऑफर भी आया था कि आपको 200 में पूरा बैच मिल जाएगा, लेकिन मैंने वो नहीं लिया, मैंने पूरा उनका जो है बैच प्रॉपर लिया। और इंग्लिश के लिए सर मैंने आपका जो प्री वाला मेंस पे और जो
आपका प्रैक्टिस बैच होता है वो मैंने फॉलो किया, सिर्फ उसके अलावा ना कोई बुक पढ़ी और ना कोई नोट्स किसी के मांगे, मैंने सिर्फ आपका वही लिया है। और उसमें ये लगा लीजिए कि जो एक्टिव पैसिव और नरेशन मेरा आज तक कभी एक भी गलत नहीं हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके लिए मैंने आपका स्पेशल बैच लिया था और इतना मजा आया था उसमें पढ़ने में, और आपके पढ़ाने का तरीका, मतलब मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूं, लेकिन फिर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। शुक्रिया बेटा। तो बाकी जीएस वीएस तो सर मैं भरोसा करता ही नहीं था अपने ऊपर, क्योंकि जीके से हमारी जो है राम भरोसे रहती थी कि 2 3 4 ठीक हो जाए तो हो जाए, बस उसमें एक स्टैटिक जो जीके हाँ। वो आपका सारा होता है, करंट का भरोसा नहीं हो पाता, पता नहीं क्या पूछा। और रीजनिंग भी हमारी ठीक थी। तो रीजनिंग कहाँ से पढ़ी वैसे? रीजनिंग सर भी अरुण सर से ली थी अच्छा, मैंने। अरुण सर हाँ, हमारे। तो उनसे मैंने बैच लिया था, लेकिन 2 3 टॉपिक जो वीक थे मेरे वो लिए थे, लेकिन पढ़ाने का स्टाइल उनका भी बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छे टीचर, तो बहुत अच्छे टीचर। करियर के अलावा तो खैर मैंने कहीं और हाथ पैर लगाए ही नहीं है, क्योंकि मुझे बताया था किसी ने कि अगर कोई ऑथेंटिक तुम्हें कोई चीज़ मिलेगी तो यही मिलेगी सिर्फ आप। बेसिकली जी सर। करियर विल टीचर्स हैं, जी सर। और सारे महारथी हैं जो अपने सब्जेक्ट में पूरी जैसा कंटेंट में सर क्वालिटी होती है, इसमें तो कोई दो नहीं है। और मैं मेरे पास जितने भी दोस्त स्टूडेंट हैं, मेरे पास कभी फोन आता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ बोलता हूँ कि गोपाल सर, गगन सर, पीयूष वर्षिनी सर, अरुण सर, तो सर इन्हीं का मतलब ऑटोमेटिकली मुंह से नाम निकल जाता है कि इनके अलावा कहीं मत जाओ, अदरवाइज आप ये यूट्यूब की ये सब रील्स देख देख के मोटिवेशन आज के टाइम में तो बहुत डैमेज, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज्यादा डैमेज है। तो बच्चे और टाइम वेस्ट अब तक नया चलन भी आ गया है। जी सर। टीचर्स रोस्टर्स बन चुके हैं। हाँ सर। टीचर्स जो हैं वो बच्चों को इमोशनली टॉर्चर करके अपना करते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे। और इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि यहाँ पर सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, तो इसलिए सबसे बेस्ट लगता है मुझे। और आप और राकेश सर तो सर क्या ही बोले। नहीं, हमारी कोशिश ये रहती है, जैसे मैं बच्चों के लिए यूट्यूब पर वीडियोस जो भी मेरी होती हैं, रेगुलर यूट्यूब पर वोकैबुलरी की क्लासेस होती जी सर, हैं, वो कोई मैं भी अटेंड क्लास करता होती है। हूँ। तो अच्छा, अभी भी पढ़ते हैं आप उसमें? हमारा सिर्फ इसी चीज पर फोकस होता है कि हम जो चीज बच्चों को एक कंपलसरी क्लास की तरह पढ़ाएं यूट्यूब पर। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पर एक प्रमोशन ब्रांडिंग की नहीं सर, वो सर कोई कंपलसरी क्लास बच्चे के लिए हो, कि बच्चे के अंदर ये सच्चे मन से डेडिकेशन हो कि सर का ये टाइम है, सर आएंगे, पढ़ाएंगे और हमें क्वालिटी कंटेंट वो सर वो तो आपकी क्लास से कमेंट देख के समझ जाता हूँ कि भाई ये कितनी क्वालिटी है। मैंने फर्स्ट टाइम देखी तो सर ऐसे ऐसे कमेंट थे, मतलब कुछ तो फेक कमेंट होती है लेकिन दूसरी चैनल पे, लेकिन आपके में लगा कि भाई क्वालिटी है। जब मैंने 2 3 क्लास ली तो उसके बाद में आपसे डिस्कनेक्ट हो ही नहीं पाया मैं। शुक्रिया, ये वाकई में बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सर। हाँ जी। ये बात मेरे को भी ये याद है कि सर मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जो बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ थी ना, आपने उस पर ध्यान दिया था। मैंने सर एक बार, मुझे याद है आपका डेडिकेशन, जब आप एक बार सर आपके मेरे ख्याल से सर में दर्द हो रहा था और आप सर गमछा थोड़ा बांध के आए थे क्लास में। तो पहले 15-20 मिनट आपने पढ़ाया था, लेकिन बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे। और उस टाइम में सर मैंने बस एक कमेंट किया था कि सर आपको क्या हो गया, मतलब सर इज सब ठीक है, मतलब ये कमेंट किया था। तो आपने सर उसको बिल्कुल रिप्लाई नहीं दिया। और उसके बाद सर मैंने मतलब जैसे जेन्युइन कमेंट किया ना कि सर जैसा उस टाइम शायद से आप प्रपोजिशन पढ़ रहे थे, मैंने कोई डाउट बोल तो उसका वो रिप्लाई एकदम से आ गया। तब मैं समझ गया था कि मतलब ये बिल्कुल सही है। और फिर मुझे ये भी याद है कि सर उस क्लास में आपको गुस्सा भी आया था, आपने गमछा भी बता दिया कि तुम मेरी उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो फिर आपने बिना गमछे के उस पर पढ़ाया था। तो वो सर बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए। मैं सर इसलिए स्पेशली भैया से माइक लेके ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में एकदम से आ गया था ये। कई बार होता है कि बच्चा कमेंट लिख रहा होता है और हम उसके कमेंट का आंसर नहीं देते, क्योंकि हमें पता ना, अगर उसका जवाब देना शुरू कर दिया, हमें 1 घंटा 15 मिनट मिलता है और जेनुअनली 1 घंटा 10 मिनट होता है उसमें, क्योंकि आपकी 5 मिनट आप टीचर रहे हो, आप जानते हो 5 मिनट नमस्कार में, 5 मिनट बाय बाय में चली गई। तो 1 घंटा 5 मिनट अगर मिलती है उसमें भी, क्योंकि क्लास कभी भी बच्चों इस चीज को महसूस करना, जब आपकी क्लास खत्म होती है ना, जहां से आपने लिखना शुरू किया है और जहां तक आपने लिखा है, आप उस कंटेंट को देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी नमस्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नोट्स हैं। बिल्कुल सर, यही मैं तो उस टाइम मैं सर समझ गया। उस टाइम के बाद सर मैंने कल आपको मैसेज किया था कि सर मैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने बीच में कोई मैसेज नहीं किया। मुझे पता है कि जो रेलेवेंट है वो ही चीज करना है, तो उसी के सर वर्थ भी उसी चीज की। बहुत सारे बच्चे क्लास चल रही होती है, कहते हैं सर क्लास लाइव चल रही है, अब इस चीज का आंसर देना बड़ा टिपिकल हो जाता है, डाउट करते हैं, इरिलेवेंट हो जाती है उस चीज पे। फिर घर पे बैठ के सर हम घर पे बैठ के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लैपटॉप पे देखते थे कि कैसे सवाल पूछ रहा है बच्चा कि क्लास लाइव है कंटेंट पर सर। हाँ, अगर लाइव है, रिकॉर्डिंग क्या मैटर करता है सर। तो अब मैं थोड़ा सा पूछूंगा, इन बच्चों के कुछ दोस्त होंगे जिन्होंने इनको पॉजिटिव रखा होगा, कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिन्होंने शायद बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होंगे। इस एज में पढ़ने वाले बच्चे के खर्चे भी होते हैं,
तो फोन रिचार्ज भी होते हैं भाई, कभी कभी लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं। तो कोई ऐसा दोस्त जिसने बहुत ज्यादा मोरल सपोर्ट किया, उसके बारे सर वैसे दोस्त तो सर मेरे सारे ही सपोर्टिव थे। में कोई खास ऐसा दोस्त सर जिसको कोई थैंक्स खास कहना मन करता है? सर ऐसा तो सर दोस्त मतलब मेरे सारे ही है। मेरा दोस्त है एक ओजस, सर उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया था। हम मुझे याद है जब जब थोड़ा मैं प्रॉब्लम आता था तो जैसे मन से परेशान हो तो वो पार्क के साथ पार्क में टहलता था। वो सर इस लाइन में नहीं, एसएससी लाइन में नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सर वो फिर भी जैसे वो अपनी कोडिंग करता है, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरे साथ चलता था पार्क में। ऐसे मेरे सर और भी दोस्त हैं, अभी सर ऐसे नाम एकदम एकदम सबके याद नहीं आ रहे ना, पता नहीं एकदम सब नाम ब्लैंक हो जाता है। जैसे ओजस मेरा दोस्त है, मेरे फिर कजन्स भाइयों ने बहुत साथ दिया सर। सबसे ज्यादा साथ मेरा मेरा भैया मेरे भैया और भाभी ने दिया। वो सर खुद सिलेक्ट थे तो उन्होंने सर मतलब उन्होंने उम्मीद जगाई कि दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। जैसे कि आप पढ़ोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे पक्का। जैसे सर आजकल ये होता है ना कि सरकारी नौकरी लगती ही नहीं है, जैसे उस टाइम तो एक मिथ है। मिथ है सर। मिथ है, ये जेन्युइनली मिथ है। और मैं गांव देहात का बच्चा, मेरी पहली ज्वाइनिंग 5 जनवरी 2010 की थी। तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे एक ही चीज कहते थे, बेटा सरकारी नौकरी नहीं रही। पापा मेरे दुकानदार, ले आओ बेटा, पापा मेरे दुकानदार रहे हैं। यस सर, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 1.5 साल तक दुकानदारी में भी बैठा। यस सर, और वो एक ऐसी सिचुएशन थी, तो मुझे हर रोज ये सुनने को मिलता था, बेटा ये नहीं है अब गवर्नमेंट जॉब वगैरह। मैं अपने मन में चुपचाप बैठा रहता था, उसमें कुछ बोला ही नहीं कभी। लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये पॉसिबल है। यस सर। अगर एक स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर गाइडेंस आपके पास है तो बहुत आसान है, पॉसिबल है। और लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जो आपको वैक्यूम में जीना पड़ता है। बाकी सर दोस्त के नाम पे सर मेरा एक भाई है, वो सर उससे मैं एक बिल्कुल प्रॉपर फ्रेंड है सर। मेरे से 3 साल छोटा वैसे ओवर है, वो फर्स्ट ईयर में है। लेकिन सर मैं उससे अपनी सारी चीज़ शेयर करता था। कोई अगर बहुत अच्छी खुशी, कोई बहुत ज़्यादा गम, तो मतलब दोस्ती के मतलब मेरे भाई ने मेरा प्रॉपर साथ दिया है। मेरा मतलब 50% सपोर्ट उसने, मतलब 50 मेरी जर्नी में 50 से ज़्यादा % रोल उसका है, मेरे भाई का। तो सर क्योंकि उसको भी आगे जाके फिर यही सब करना है, तो अब मैं भी पूरी कोई कोशिश ना करूंगा कोई सर। ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप अपना गम जरूर Yes, बांट sir. सकें। वो आपका बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है। Yes, sir. बाकी सर पेरेंट्स तो सबके ही होते हैं, पेरेंट्स तो सपोर्टिव एज ऑलवेज सपोर्टिव थे ही। तो आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपके लिए? हाँ सर, मेरे फ्रेंड्स 3 फ्रेंड्स हैं मेरे, अमित, मोहसिन और अजीत। और मोहसिन जो है वो मेरे साथ ही बाहर आया हुआ है, बैठा हुआ है। अच्छा, अपना काम छोड़ के, मतलब उसका साइबर कैफे काम है, उसको 1 मिनट फुर्सत नहीं होती है। लेकिन कभी भी मैंने उसको बोला है कि मेरे को ये काम है वो काम है, तो वो कभी उसने आज तक ना नहीं बोली है। और आज भी सुबह से मेरे साथ घूम रहा है, जबकि उसका बहुत लॉस हो रहा है। और पढ़ाई की आप बात बताऊं तो जब आपकी PDF अगर निकालती थी, मेरे पास प्रिंटर नहीं था, तो उसको जब भी बोलता भाई मुझे इतने प्रिंट चाहिए, तो तुरंत मुझे अवेलेबल कराता था। तुरंत जाकर पेपर लेकर आना, प्रिंट निकालना। और बहुत अच्छा दोस्त जी कमाया सर। है। और सर फिर बेशक हमारे रिलीजन अलग अलग हैं, लेकिन सर हम लोग छोटे छोटे थे तब से हम साथ हैं। और ये तो आज तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, तो मैं तो सबसे ये कहूँगा कि इस चीज़ से दूर रहो और प्यार से रहना चाहिए, ठीक है। तो और जो मेरे 2 दोस्त हो रहे हैं वो भी सब सपोर्टिव है। बस मेरे भैया भाभी का रोल भी बहुत बड़ा है मेरे उसमें, और आगे भी रहेगा। और बहुत ही कम मिलते हैं आज के टाइम पे, सही बताऊं तो आपको, मैं इतना सपोर्टिव कोई नहीं होता। तो मतलब 1% भी मुझे टेंशन नहीं रहती कि आपको क्या करोगे, इतना बड़ा कोचिंग था, आपको ठप हो गया और तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो करना हो करो, आपको फाइनेंशियल कभी प्रॉब्लम नहीं हम देंगे। तो मेरे भैया फिलहाल अभी NDMC में जेई हैं। अच्छा, जब मिले मुझसे तो आप बता रहे थे कि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ सर, मैं एक्चुअली मैं भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के OH से बिलोंग करता हूँ। Okay. तो इस बार जो बच्चे अभी कमेंट में बता देंगे, इस बार OH प्लस CP का बहुत बड़ा रोल हुआ है। मतलब 50% बच्चों ने क्या किया, फॉर्म गलत भर दिया। ओके। तो एक्चुअली हमारी कैटेगरी में क्या होता है, एक तो मिथ है, लोग बोल देते हैं कि आपका तो कोटा आपको बड़े आराम से नंबर आ जाएगा। मैं ऐसा कुछ लेकिन सर होता क्या है कि हमारे कोटे के लिए सीटें ही नहीं होती हैं। अगर 10,000 सीटें हैं, इसमें से 12-13 हमारी की होती हैं केवल, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तो मैंने, क्योंकि इस बार CP की वजह से बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आगे, और बहुत प्रॉब्लम हुई इस बार। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, एक यूट्यूब पर एक मैंने अपना चैनल बनाया है, उसका नाम है SSC त्रिपाठी। तो इसमें बेसिकली मैं PWD वालों के लिए काम करता हूँ, ठीक है। जो PWD की मतलब उनके सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप स्क्राइब कैसे लोगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिलेगा, DV में आपके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे,
ठीक है, कौन सा अनेक्सर बनवाना है, तो इन सब की जानकारी मैं यूट्यूब पर देता हूँ। और मेरा एक टेलीग्राम पर चैनल भी है SSC हैंडीकैप स्टूडेंट्स के नाम से। तो बेसिकली मैं हैंडीकैप्स के लिए काम करता हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ मेरा फोकस हैंडीकैप्स के रहता है। क्योंकि जो इस बार तो जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो इस चीज पर जरूर ध्यान रखें कि कोई भाई अपने आप को ऐसा ना सोचे। और आपके लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके लिए बैठे हैं, सेलेक्ट होने के बाद भी आपके लिए जागरूक हैं। तो आप इस भाई के साथ जरूर जुड़ना। SSC त्रिपाठी नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का और टेलीग्राम चैनल का SSC हैंडीकैप स्टूडेंट्स। तो मैं उनमें मैं अपना कॉल से बात करता हूँ, मैसेज से भी, और पूरे कोशिश करता हूँ कि उनको अच्छे से अच्छा रिकमेंडेशन दे सकूँ। बच्चों को जब तैयारी करते हैं, जैसे जुलाई में एग्जाम आ रहा है बच्चों के लिए, कोई खास आपकी तरफ से फीडबैक कि बच्चों इस चीज का जरूर ध्यान रखना पेपर में? इसका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब से दूर रहो आप, क्योंकि आज का एक दौर ऐसा चल रहा है कि बच्चे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भगवान बना लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप हमारे इंस्पिरेशन हो। बहुत तो ये चीज, इस चीज से बहुत दूर रहें, क्योंकि कुछ लोग सिलेक्ट होके मतलब उनको मिसयूज करते हैं कि बस आप हमारे व्यू के लिए बने हो, आप हमारा व्यू बढ़ाओ बस, और अपनी पढ़ाई गई भाड़ में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करो। आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान रखो, यूट्यूब वगैरह से दूर रहो, और कोशिश करें कि हमारे सर हैं, ठीक है, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो इस बाकी रील्स वगैरह से जितना दूर होगा उतना फ़ायदा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और बाकी जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स है किसी भी कैटेगरी से, आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको UDID के पर्पज़ में या फिर आपका रेलवे वगैरह में, हर जगह इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास किसी के पास जानकारी नहीं है, और सर यूट्यूब पर भी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बहुत बार रिसर्च किया इनके पीछे, क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो सारी जानकारी मैंने अपने कलेक्ट कर रखी है और RTI वगैरह के थ्रू पता कर जाता हूँ। तो किसी को जरूरत पड़े तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और यूट्यूब पर मेरा चैनल है SSC त्रिपाठी के नाम से, आप उसको आपकी पोस्ट का नेचर कैसा है जो PSA है आपकी? ये तो सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं ना, तो उसमें है ये। ओके। तो आपका ये जो ड्रीम है, अब मैं सर से सवाल पूछता हूँ, सर बोलूंगा भाई, ये ऑफिसर हो चुके हैं प्लीज। ठीक है, तो आपका नेचर ऑफ ड्यूटी कैसा है? सर नेचर ऑफ ड्यूटी तो सर मतलब वैसे ये 9 to 5 जॉब है सर, नोटिंग ड्राफ्टिंग करना है सर। तो मतलब यही है, बाकी तो सर यही है। इसके बारे में थोड़ा सर मेरे को अभी और डीप में जानना है, बस मुझे अभी तक यही पता था, क्योंकि मुझे एक्चुअली लगा नहीं था कि मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। मेरे को लगा था कि मेरे को अपनी सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस, जो कि AA और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो था। तो वो तो फिर सर भगवान की ये दुआ तो से। बहुत बड़ी मतलब पोस्ट होती है। आप बच्चों जरूर इसके बारे में सर्च करना। और सेक्शन ऑफिसर से होता सर है, हाँ, असिस्टेंट सेक्शन हाँ ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये बहुत ताकतवर पोस्ट होती है। ठीक है, तो आप भी बच्चों इस चीज के बारे में अच्छी रिसर्च करना, क्योंकि अभी रिसेंट में बच्चों का मेरे पास कई मैसेज आए, और प्रैक्टिकली मैं बताऊं, मैं किसी भी जवाब को देने से पहले उसके बारे में एक पूरी अच्छी जानकारी इकट्ठी करता हूं। तो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बच्चे परेशान होते हैं, तो आपको टाइम लगे तो आप पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर थोड़ा सा बनाना बच्चों के लिए कंटेंट। और बच्चों पोस्ट प्रेफरेंस पर आप भी रिसर्च कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि जुलाई में आपका प्री है फिर सोचेंगे, नहीं, सोचना आज से ही है। सर पहले दिन से प्लान करना। मैं जो कहता हूँ ना बच्चों को कि अब की बार आखिरी बार, वो बहुत गहरी बात है बेटा। जिसने शुरू कर लिया ना, उसने अंत तक की स्ट्रेटेजी बना ली, वो उसके लिए आसान हो जाता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, क्या रैंक है, एवरीथिंग यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो बच्चों के लिए कोई खास मैसेज आखिरी बातों में? सर मैं तो मेरे सभी दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि जैसे मतलब स्ट्रेस कम लेना है। जैसे सर आपने, जैसे आपका था ना कि कुछ भी हो जाए 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है सोना सर। हाँ बिल्कुल सुनो, ये सर बात मैंने बिल्कुल दे रखा था। जैसे सर मैं रात में मैच करता था, तो जैसे कभी कभार कोई क्वेश्चन सर ईगो पे ले लिया, तो थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लिया, 2 घंटा ज़्यादा पढ़ लिया, 2 बज गए, तो अगले दिन मैं सर लेट उठता था। मैं अपनी नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, कभी मैंने अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हेल्थ पे हमेशा मेरा पहला प्रायोरिटी हेल्थ ही था। मैं कि- अक्सर Yes, sir. बैच में भी जैसा आपने कहता था, इस बताया बच्चे ने आते मुझे ये चीज कहा, और मैं आपको भी बताता हूँ बच्चों, आपको ऐसी कोई नौकरी नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिसकी कीमत आपका शरीर हो। पता चले आप मतलब मुश्किल से 4 घंटे सो रहे हो, और भाई आपने नौकरी बहुत बढ़िया पाली, और उसके बाद आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, और 6 महीने के बाद आपकी इस जेब में BP की दवाई है, इस जेब में भाई कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, इस जेब में भाई साहब पत्नी की दवाइयां। आप जिंदगी को रोओगे यार, ये मैं क्या कर रहा हूं। बिल्कुल आप उस नौकरी को सिर में मारोगे यार, जिससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी हो। तो बच्चों अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही पढ़े। ये भाई 5 घंटे पढ़ता है, मेरी 2 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है ना, किसी दूसरे का चश्मा अपनी आंखों पे नहीं लगाना है। और
ऐसा कुछ नहीं जीवन में करना कि जबरदस्ती हम रात भर पढ़ रहे हैं, वो दोस्त रात भर पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ा जा रहा तो जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल समझ रहे हो बच्चों? तो आपके शरीर की कीमत कोई नौकरी नहीं हो सकती, आप अपने आप को संभाल कर रखें। आपकी स्ट्रेटेजी है, आपकी बॉडी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड प्लस आपका कितना टाइम है उस पर डिपेंड करता है। लोग यस सर। पूछते हैं कि स्ट्रेटेजी हाँ क्या सर, है। सर ये एक वैलिड पॉइंट है सर, स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाते हैं। अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, आपकी वर्क आवर्स, आपकी जो स्टडी टाइम है, जी सर। परिवार को भी समय देना जरूरी है। मैं अक्सर अपनी, मेरी बहुत सारी वीडियोस बाहर हैं जो बच्चे देखते भी हैं रील्स के नाम पर, कि मैं तो ये मानता हूँ कि सारा दिन कैसे भी निकले, पढ़ के निकले, सो के निकले, लेकिन शाम का 1 घंटा आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को दो। बिल्कुल सर। क्योंकि एक शेर थोड़ा सा टूटा फूटा सा मुझे याद आता है कि बहुत दूर जाना पड़ा अपनों को पाने के लिए। शेर नहीं है, मतलब एक नॉर्मल लाइन है कि एक इंसान बहुत दूर चला जाता है। बहुत दूर का मतलब है वो सुबह से शाम तक धक्के खा रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, वो इंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, और जब आखिर में आता तब उसे कहीं जाकर अपने अपने घर में ही मिलते हैं। बिल्कुल सर। वो फर्जी लोगों के बीच बैठता है, वो फर्जी अप्रिशिएट करता है, फर्जी चीजों पे एफर्ट्स नहीं यार, आपकी मम्मी पापा वो साक्षात भगवान है, आपको जिंदगी उन्होंने दी है, मम्मी पापा से ज्यादा मोटिवेशन कहीं नहीं मिल सकता। उनके बिल्कुल पास बैठो। लोग यूट्यूब पे मोटिवेशन बिल्कुल सर, डेफिनेटली। कोई मोटिवेशन उससे अच्छा नहीं है। और मैंने भी एक, मेरी वीडियो थी जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, ला दो बेटा बच्चों के लिए, रख दो तो बेटा थोड़ा सा। तो बच्चों को ये चीज बहुत पसंद आई थी, और मैंने ये भी कहा था कि बेटा शाम का थोड़ा सा समय पेरेंट्स को आप दो। नहीं बेटा मैं दूंगा, शाम को थोड़ा सा समय पेरेंट्स को आप दोगे ना, वो आपको जिंदगी के तजुर्बे सिखाएंगे। बिल्कुल सर, तो सच्चाई है। तो खैर, अब एक चीज मैं अक्सर पूछता हूँ, लेकिन आपसे जरूर पूछूंगा, करियर विल गोपाल वर्मा, क्या चीज हमें इम्प्रूव करनी चाहिए? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं डेफिनेटली सर, मैं कोई वैसे नहीं, मेरे को सच में लगता नहीं कि कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बस मैं सर अब थैंक यू सर, स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, आपने, गगन सर ने, और सर स्पेशल मैं सर बायोलॉजी मैंने पढ़ी थी सबा मैम से, सर उनका मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ सर। उनके मतलब उनका सर मेरे को बहुत अच्छा स्टाइल लगा पढ़ाने का, जैसे वो बच्चों से कनेक्ट करती है ना, जैसे सर वो पहले, जैसे सर कनेक्ट तो आप भी करते हो, लेकिन सर मेरे उनसे जैसे बायोलॉजी मेरे को इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल, तो जो सबा मैम से मैंने पढ़ा सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा टीचर, बहुत अच्छी टीचर लगी सर वो, बहुत अच्छी। मैं अभी भी बोल रहा था कि सर, कि अभी भी क्या पता सर मैम, मेरे को बस एक बार सबा मैम दिख जाए, मेरे को उनसे सर पैर छूने की बस, मैडम आपने बहुत अच्छा, बाकी सर सर मेरा तो ये है कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, 10 साल मैंने टेक्निकल पढ़ाया है। तो जब मैंने दोस्तों को बताया कि मैं टेक्निकल से नॉन टेक में आ रहा हूँ, तो लोगों ने बोला भाई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकल से इधर आना, इंग्लिश मैथ्स बहुत हार्ड है। और सच में इंग्लिश तो मुझे लगी थी, मैंने जब पहला मैंने मॉक देखा तो 50 में से मेरे 7 नंबर बने थे। तो लेकिन जब मेरा आपसे मैंने बहस लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो है सिर्फ इंग्लिश की वजह से निकला, मतलब इंग्लिश में मेरे 50 में से 42 नंबर थे। शुक्रिया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं है, पॉसिबल तो है। तो और फिर उस टाइम में मैं डिग्री तक पहुंचा, लेकिन सर्टिफिकेट की वजह से मैं रह गया। सब वक्त की तो बात होती है तो। लेकिन फिर कॉन्फिडेंस तो आ गया कि नहीं, पॉसिबल तो सब कुछ है, और अच्छी गाइडेंस मिले तभी पॉसिबल है। तो बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिग्री तक पहुंचना, खास करके जो फ्रेशर होते हैं, जो नए शुरू करते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कई सालों से एक अलग फील्ड में है, वो अपनी फील्ड चेंज कर रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में निकालें, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कहाँ मिलेगा? तो बस इसी वजह से मेरे को आप बहुत, मेरी भी सर वीक थी, लेकिन फिर आपका बैच दिया, मेरे सर प्री में सीजीएल के में 48 आए थे, मेंस में सर 120, और अभी सर सीएचएस का दिया था मैंने, उसमें मेरे फुल 50 आउट ऑफ 40। तो बस यही है कि बच्चों, अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें जिस चीज़ को हमें सुधारना चाहिए, जैसे अक्सर बच्चे मुझे फीडबैक देते थे शुरुआती बैचेस में, मैं पढ़ाता था क्लास में तो कोई बच्चा इरिलेवेंट कमेंट करता था तो मैं डांट देता था, गुस्सा होता था। जी सर, वो तो बच्चों ने मुझे ये मतलब फीडबैक दिए, और ऑनेस्टली एंगर मैनेजमेंट पर मैंने काम किया, अपने चीज़ों को इम्प्रूव किया, कि बच्चे की भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो मैंने उस चीज़ पर बहुत काम किया। और आप कभी भी देखोगे, अभी भी देखोगे, मैं हमेशा बच्चे को आप ही कहता हूँ। तो अगर मेरे लिए कोई, या करियर विल के लिए अगर कोई इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे बताना, हम उस पर जरूर काम करेंगे। नहीं सर, एंगर भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और आपका एंगर वो फिर एंगर नहीं होता, वो उसमें भी एक अलग मजा है सर, सही बताऊं तो मैं, आप किसी को डांटते हो तो एक एग्जाम्पल के साथ डांटते हो, और एक मोटिवेशन के साथ डांटते हो। तो जो उसको नेगेटिव लेगा वो तो गया, लेकिन जो उसको पॉजिटिव लेगा तो वो बहुत आगे गया। भाई ठीक है सर, शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंगर भी होना चाहिए, फ्रैंकनेस भी अलग चीज़ होती है।
ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में फ्रैंकनेस और एंगर दोनों चीजें मेंटेन होनी बहुत चाहिए। ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, तभी कनेक्ट होता है। क्योंकि जी सर। देखो ये टीचिंग और लर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है। आप किसी पेड़ पर जबरदस्ती फूल पत्ती नहीं उगा सकते। जी सर। वो जब आएंगे तब उनका समय होगा, वो आएंगे। ठीक इसी तरीके से टीचर क्लास में अगर ट्रांसमिशन कर रहा है नॉलेज का, तो वो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में स्टूडेंट को समझ में आ जाए। टीचर ने कोई चीज समझाई, एक ही बार में समझ आ जाए, ये चैलेंज हो सकता है। नहीं समझ आया तो दोबारा से एक वक्त दो, दोबारा से उस चीज को पढ़ो, फिर दोबारा उसको पढ़ो, वो आपको 100% समझ आए। क्योंकि टीचर में और बुक में सिर्फ इतना फर्क है, बुक इज अ डेड टीचर। बुक ने जो लिख दिया, आप उसे जैसे पढ़ना चाहो वैसे उसका अर्थ निकाल सको। श्रीमद् भागवत गीता जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार उसके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है। और टीचर क्या है, एक रिफाइंड बुक है। टीचर ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती हैं, तो वो अब इतना रिफाइन हो चुका है कि उसके शब्द भी बड़े ऑथोराइज्ड होते हैं कि ये चीज बिल्कुल सटीक है। तो टीचर को समझने में भी कभी कभी समय लग जाता है। फिर भी अगर हमारे लिए कोई इंप्रूवमेंट की बात हो, करियर बिल को लेकर, एज ए टीचर मेरे को कोई इंप्रूवमेंट करना हो, तो आप सभी की तरफ से मैं वेलकम करूंगा। और इसी बातचीत के साथ मैं बातों को रोकूंगा, बहुत लंबी बात हो गई हमारी। ठीक है सर। तो मेरे बच्चों, दोनों बच्चों को बहुत सारी बधाई, और मैं उम्मीद करूंगा जल्दी ही, आज चाय तो नहीं लेकिन नींबू सर पानी चाहे हम पिला ले रहे चुके हैं। हैं, चाहे हम सब ले चुके हैं। बाकी सर, ये जब आप स्टार्टिंग में एक ओमकार बोलते हो सर, उसका तो मेरे को अलग ही फैन, मैं उसका फैन हूं सर। मतलब क्योंकि सर वो मेंटल पीस का एक तो कहते होता है ना कि मतलब एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। और सर सही बताऊं तो क्लास शुरू होती है, आपकी शक्ल देखता हूँ ना तो स्माइल अपने आप चेहरे पर आ जाती है। नमस्कार। बेसिकली एक ओंकार, आप जानते हैं, ये एक ओम है करने वाला, उसी से सब कुछ सर होता है। ओमकार मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि मेरा जो नाम ही ओमकार है, मतलब जो राशि का नाम होता है वो ओमकार नाम है मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप बोलता ओमकार। बहुत अच्छी बात है कि देखो, मेरे को खुशी इस बात की होती है कि सिलेक्शन के बाद वो क्लास में बोली की छोटी छोटी बातें बच्चों को याद रहती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमेशा लाइफ में ऐसे मुस्कुराते रहेंगे दोनों बच्चों, और पॉजिटिव रहेंगे अपनी जॉब में, अपने जैसे और साथियों को जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मोटिवेटेड रखेंगे। आसपास जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से और अच्छे से लगन से तैयारी करने में उनकी मदद जरूर करें। जी सर। ठीक है दोस्तों। सर हम तो अब करते ही वैसे भी, जो मैं तो डिसेबल्ड के लिए काम करता हूँ और हमेशा करूंगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इनको फॉर्म भरने में, किसी के पास नॉलेज ही नहीं होती है। तो मैंने स्टार्टअप इसलिए किया है कि इनको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर। ठीक है मेरे बच्चों, तो ऐसे ही और सिलेक्शन की स्टोरीज मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, और जो भी फीडबैक्स हैं आप जेन्युइनली आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे जो हो सकता है किसी वजह से, किसी कंट्रोवर्सी की वजह से सामने नहीं आ पा रहे, उनका दिल से स्वागत है। और ये बच्चों की स्टोरीज होती हैं, ये बच्चों की अपनी लाइफ स्टोरीज होती हैं। हो सकता है कभी कभी यही प्रॉब्लम कोई बच्चा फेस कर रहा है, तो हो सकता है ऐसा कोई बच्चा आप लोगों को पॉजिटिव करे। हम सिर्फ इसी पर्पज के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, और ये आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी लाने का एक जरिया है। तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो मतलब निडर होकर हमारे साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और जिन बच्चों का किसी कारणवश नहीं भी हो पाया, हम उनका भी स्वागत करते हैं। वो हमसे पढ़े हैं, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। वो हमसे मिले, हम उनका भी इंटरव्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि हमें अब अपनी कमियों की तरफ सोचना हम लोगों ने शुरू किया है। इससे पहले किसी इंटरव्यू में आपने नहीं देखा होगा कि मैं अपने बारे में नेगेटिव फीडबैक ले रहा हूँ, तो मैं इन बच्चों से भी इंटरव्यू के बाद भी बात करूंगा। और मुझे ये सीखना है, मुझे समझना है कि आखिर हमारी तरफ से उन बच्चों के लिए क्या कमी रहेगी जो सिलेक्शन नहीं ले पाए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, जुड़े रहें, बने रहें, और सिलेक्शन की यही स्टोरीज आगे बढ़ती रहें।